Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Assalamu alaikum. Welcome to the course of Mobile Ad Hoc Network. This is our week number 13. आज के लेक्चर में we will be discussing about the delay tolerant networks or DTN in short. इससे पहले लेक्चर्स में हमने 3 लेयर्स को डिटेल से स्टडी किया है. The layers that we studied were network layer, transport layer and data link layer. इन तीनों layers को हमने in respect of mobile ad hoc network डिटेल से पढ़ा. उनके different protocols को हमने पढ़ा. different services जो ये layers provide करती हैं उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा. So now it's time to switch to some advanced topic, some recent enhancement in the field of mobile ad hoc networks. So one of the special type of mobile ad hoc network is called delay tolerant networks or DTN. So आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली DTN के हवाले से है. This is one of the very interesting network that we have available. अभी हम देखेंगे इनकी इस नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो वहाँ से हमें ये फील होगा कि दिस इज़ एन एक्साइटिंग स्पेशल टाइप ऑफ मोबाइल एड हॉक नेटवर्क. सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. सबसे पहले लेट अस सी कि ये जो डिले टॉलरेंस नेटवर्क का ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों जो है इसको डेवलप किया गया है. हिस्टोरिकली बैकग्राउंड हम इसका देखते हैं थोड़ा सा. सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सो सॉरी फॉर माय वॉइस. ओके, आज का जो हमारा जो इंटरनेट करंटली जो चल रहा है it actually operates on the TCP/IP protocol suite. आपको पता होगा कि TCP/IP मॉडल में we have 5 different layers. कहीं कहीं पे 4 layers भी लिखा गया है किताबों में. 4 कंसिडर करें, 5 कंसिडर करें, doesn't matter. ये जो मॉडल है ये पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंटेड है और पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है वो TCP/IP पे रन कर रहा है. ये जो मॉडल है इट एक्चुअली इंश्योर दैट अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल जिसको पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ डिवाइसेस वो यूज़ कर रहे हैं और उन पे ऑपरेट कर रहे हैं. तो स्टैंडर्ड का फ़ायदा यही होता है, राइट? तो करंटली हमारे पास TCP/IP इम्प्लीमेंटेड है. मिलियंस ऑफ डिवाइसेस और इवन बिलियंस ऑफ डिवाइसेस दे आर कनेक्टेड to the internet while using the TCP/IP protocol suite. इस मॉडल में हर एक लेयर पे we have different protocols available और इन प्रोटोकॉल्स का जो फोकस है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एंड टू एंड रिलायबिलिटी को प्रोवाइड करना, उसको सपोर्ट करना. दैट इज़ द फोकस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल सुइट. जो भी प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं उनमें रिलायबिलिटी की सर्विसेज को सामने रख के उन प्रोटोकॉल्स को जो है वो बनाया जाता है. TCP/IP मॉडल में हमारे पास जो डेटा लिंक लेयर है वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ वायर्ड नेटवर्क्स के लिए भी अवेलेबल हैं और वायरलेस नेटवर्क्स, फॉर एग्ज़ाम्पल वाईफाई के लिए, वाईमैक्स के लिए, इसी तरह वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क्स के लिए वगैरह वगैरह. बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आर अवेलेबल फॉर द डेटा लिंक लेयर. तो इन प्रोटोकॉल्स का मकसद फोकस एंड टू एंड रिलायबिलिटी और उसके साथ ये इंश्योर करना
कि ये जो अंडरलाइंग लिंक लेयर की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, दे विल नॉट इफेक्ट द वर्किंग ऑफ दिस प्रोटोकॉल। यानी इन प्रोटोकॉल्स की जो डेवलपमेंट है वो डेटा लिंक लेयर से अलग है। इन प्रोटोकॉल्स की डेवलपमेंट का अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता या इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सो दैट इज़ द ब्यूटी। लेयर्ड अप्रोच के हमारे पास बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें एक फ़ायदा ये भी है कि आप इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक लेयर के लिए अगर आप कोई सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं, सो यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ द अदर लेयर्स, राइट। तो इन प्रोटोकॉल्स का जो TCP IP के लिए बनाए गए हैं, उनका मकसद एक तो एंड टू एंड रिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड करना और साथ में ये इंश्योर करना कि जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी सॉल्यूशंस हैं, दे विल एक्चुअली does not affected they will not be affected by the underlying net data link layer technologies. ये जो प्रोटोकॉल्स हैं फॉर द TCP IP मॉडल, इनको हम कैटेगराइज करते हैं चूँकि इनका मकसद रिलायबिलिटी है। सो वी कैन कैटेगराइज देम बाय द पाथ्स दैट हैव लो एरर रेट्स। यानी ये कोशिश करते हैं कि उन पाथ्स को ट्रांसमिशन के लिए फॉलो किया जाए जहाँ पे एरर रेट्स कम हो, जहाँ पे डिले कम हो और जहाँ पे कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी ओवर टाइम वो हमें मिल सके। सो इन प्रोटोकॉल्स को हम इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं कि रिलायबिलिटी की सर्विसेज को अचीव करने के लिए दे ट्राई टू मेक इट श्योर कि जो पाथ्स वो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए फॉलो कर रहे हैं उन पे एरर रेट्स कम हो, उस पे डिले कम हो और मोर और लेस उनकी जो कनेक्टिविटी है वो कंटिन्यूअस हो ओवर द टाइम। However, this is the focus of the protocols for the TCP/IP model. Normally हमारे पास बहुत सारे emerging networks हैं, including the opportunistic networks, delay tolerance network, vehicular ad hoc network और flying area network, underwater sensor networks, etc. जहाँ पे ये जो assumption है जो मैंने अभी बताया, जो assumptions हैं कि रिलायबिलिटी के लिए लो एरर रेट्स चाहिए, लो डिले चाहिए, कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी चाहिए, ये जो assumptions हैं, ये सच टाइप ऑफ इमर्जिंग नेटवर्क्स उनको वायोलेट करती है, उनको फुलफिल नहीं कर सकती। ठीक है, तो इन नेटवर्क्स के लिए वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। TCP/IP के ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल से हट के वी नीड सम अदर सोल्यूशंस। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो एजम्पशंस हैं TCP/IP प्रोटोकॉल्स के लिए, उन एजम्पशंस को ये प्रोटोकॉल फुलफिल नहीं करते। सो वी नीड अल्टरनेटिव सोल्यूशंस। ये जो नेटवर्क्स हैं, जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल व्हीकुलर एड हॉक नेटवर्क्स या opportunistic network या pocket switch network, human social networks, they actually fall under a general category of network, emerging network, and that is called delay tolerant network. Delay कहीं पे आपको मिलेगा, कहीं पे आपको disruption मिलेगा. So disruption tolerance network or delay tolerant network, they are actually the same thing. So DTN is a special type of mobile ad hoc network and emerging networks जो ट्रेडिशनल TCP/IP प्रोटोकॉल की जो assumptions है उनको वो फुलफिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता वो आगे जाके अभी हम देखते हैं।
जो आपके पास DTN नेटवर्क है, इसमें आपके पास एक्चुअली वी हैव different nodes which is like the combination of the following, कि वहाँ पे आपके पास कोई इस तरह का नेटवर्क है जहाँ पे आपके पास जो है वो कनेक्टिविटी कॉन्टीन्यूस नहीं है, स्पार्स स्पेयर कनेक्टिविटी है, जिसको हम कहते हैं उर्दू में, जो आपके पास नोड्स है वो मुंतशिर हैं, कॉन्टीन्यूटी उसमें नहीं है। इसके अलावा अगर कोई नेटवर्क है जिसमें फ्रीक्वेंट पार्टीशनिंग हो रही है ड्यू टू मोबिलिटी, एस इन द केस ऑफ मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, या उसमें जो कनेक्टिविटी है वो इंटरमिटेंट है, मीन is like not happening in a continuous form, intermittent, जिस तरह नाम से जाहिर है, इंटर्न, के हर एक नोड जो है या जो कनेक्टिविटी है वो इंटर्न है, कभी होगी कभी नहीं होगी। उसमें जो है पार्टीशनिंग पॉसिबल है, उसमें जो है वो ब्रेक्स पॉसिबल है, उनमें जो है डिले पॉसिबल है, डिले एवरेज भी हो सकती है, वेरिएबल लेंथ, लार्ज डिलेस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इसके अलावा उसमें जो डेटा रेट्स हैं वो आपके पास एसिमेट्रिक हैं, और उसमें ट्रांसमिशन की जो रिलायबिलिटी है वो लो है। तो अगर कोई नेटवर्क इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ दिस फीचर, तो उनको हम DTN कह सकते हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं? द फर्स्ट वन इज स्पेयर्स कनेक्टिविटी, frequent partitioning, intermittent connectivity, delays जो कि आपके पास वेरिएबल भी हो सकती है, एवरेज भी हो सकती है, लार्ज डिले भी पॉसिबल है, डेटा रेट आपके पास एसिमेट्रिक है, और ट्रांसमिशन की जो रिलायबिलिटी है वो आपके पास लो है। सो सच टाइप ऑफ नेटवर्क को आप DTN कह सकते हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली जो एंड टू एंड कनेक्शन है, एंड टू एंड सर्विसेज हैं, they are actually not available in such type of networks. DTN में end to end reliable connectivity का तस्वुर आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो DTN को अगर आप कंपेयर करें ट्रेडिशनल नेटवर्क के साथ, फॉर एग्जांपल इंटरनेट लाइक नेटवर्क, सो यू विल सी के इन दोनों के फीचर्स में काफ़ी डिफरेंट हैं। अगर जिस तरह मैंने बताया, जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी है ट्रेडिशनल नेटवर्क में, वो हमारे पास कॉन्टीन्यूअस कनेक्टिविटी होती है बिटवीन एनी टू नोड्स, वाइल ऑन द अदर हैंड DTN में ये कनेक्टिविटी कॉन्टीन्यूअस नहीं होती, ये इंटरमिटेंट कनेक्टिविटी होती है, जिसमें फ्रीक्वेंट डिसकनेक्शंस जो हैं वो पॉसिबल है ड्यू टू फ्रीक्वेंट पार्टीशनिंग, ड्यू टू मोबिलिटी और ड्यू टू एनी अदर रीजंस। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ के जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी है वो ट्रेडिशनल नेटवर्क्स में हमारे पास कॉन्टीन्यूअस है, जबकि DTN में हमारे पास वो डिसकनेक्टेड फॉर्म में होती है, कॉन्टीन्यूअस कनेक्टिविटी DTN में नहीं होती। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोपगेशन डिले की, सो इन ट्रेडिशनल नेटवर्क वहाँ पे हमारे पास जो प्रोपगेशन डिले है वो शॉर्ट है, while in DTN we have long propagation or transmission. So प्रोपगेशन डिले की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल नेटवर्क में नॉर्मली द डिले इज़ शॉर्ट, while in DTN we actually deal with long delays, propagation delays. If we talk about reliability, so TCP/IP के जो प्रोटोकॉल्स हैं they try to keep the reliability high, वहाँ पे reliability आपके पास हाई है।
रिलायबिलिटी इन द सेंस कि जो पैकेट आप सेंड कर रहे हैं वो इंटैक्ट हालत में रिसीवर को या डेस्टिनेशन को वो मिल जाए। वाइल इन डिले टॉलरेंस नेटवर्क जो हमारे पास ट्रांसमिशन की रिलायबिलिटी है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। एंड फाइनली इफ़ वी टॉक अबाउट द data rate that we have available at the data link layer. So in traditional networks we have symmetric data rates available, while in DTN जो आपके पास data rates हैं वो asymmetric हैं। asymmetric होने की कई reasons हैं। one of the obvious reason is कि यहाँ पे जो आपके पास मैसेज रिले करने वाले नोड्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेट्स सपोज आप एग्ज़ाम्पल ले ले कि हमारे पास जो स्मार्टफोन्स हैं, जो मोबाइल है, वो हर एक के पास डिफरेंट है। हर एक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हैं, परफॉर्मेंस डिफरेंट हैं। तो अगर आप अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क बनाएं जिसमें आप इन मोबाइल डिवाइसेस को यूज़ करें फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा, तो इट विल एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द नोड जो कि आपके मैसेज को रिले कर रहा है कि उसकी जो है वो परफॉर्मेंस क्या है या उसका डेटा रेट क्या है वगैरह वगैरह। सो एसिमेट्रिक लिंक्स एट द डेटा लिंक लेयर वी हैव इन द DTN। जो डिले टॉलरेंस नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है इज़ नॉट दैट मच न्यू। Actually it was introduced in 2003 और इसको इंट्रोड्यूस करने का जो बेसिक फंक्शन था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि किसी तरह से डीप स्पेस कम्युनिकेशन में डिले को कम से कम किया जाए, या डीप स्पेस कम्युनिकेशन के लिए कोई इस तरह का नेटवर्क बनाया जाए जो कि डिलेस को हैंडल कर सके और डिले के बावजूद वो कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना सके। नासा वाले जो है वो DTN को यूज़ करते हैं बिकॉज नासा का हर एक मिशन जो होता है उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं टू रिसीव कमांड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन जो कि वो सेंड करते हैं फ्रॉम द अर्थ टू द स्पेस क्राफ्ट, एंड देन फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट वहाँ से जो वो साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उनको वो सेंड करते हैं टू द अर्थ स्टेशन। तो नासा के जो मिशंस हैं, डीप स्पेस मिशंस, they actually return to the earth after a very long time, और कुछ मिशंस तो अर्थ को रिटर्न होते ही नहीं हैं। सो डीप स्पेस कम्युनिकेशन में जो डिले है वो मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स का नहीं है। वहाँ पे जब हम डिले की बात करते हैं सो इट इज़ गोइंग टू बी इन मिनट्स, इन आवर्स और इवन इन डेज, यानी स्पेस से ज़मीन तक डेटा पहुँचने में कई दिन भी लग सकते हैं। ठीक है जी। सो डिले टॉलरेंस नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2003 and the basic reason was to develop a network for the deep space communication, क्योंकि उसमें जो डिले है वो बहुत ज़्यादा है। तो किस तरह हम उस डिले वाले नेटवर्क्स को इनेबल कर सकते हैं कि वो कम्युनिकेट कर सके विद द ग्राउंड स्टेशन, और ग्राउंड स्टेशंस को हम इनेबल कर सके कि वो कम्युनिकेशन कर सके विद द स्पेस क्राफ्ट। अब अगर आप डिले टॉलरेंस नेटवर्क को यूज़ नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल इन द डीप स्पेस कम्युनिकेशन, या नासा के मिशन के लिए अगर आप DTN को यूज़ नहीं करते और आप जो है एग्जिस्टिंग किसी टेरेस्ट्रियल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, तो इन डिलेस को विच इज़ गोइंग टू बी इन मिनट्स, इन आवर्स और इवन डेज,
उन ट्रेडिशनल नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ में नॉर्मली आप इन डिलेस को हैंडल नहीं कर सकते विद एग्जिस्टिंग टेरेस्ट्रियल नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़. तो वी नीड एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू हैंडल दिस डिलेज एट द एप्लीकेशन लेवल. तो उसके लिए DTN जो है वो बनाया गया है. अच्छा, स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि ये जो DTN में ये जो D है ये डिले के लिए भी हम यूज़ करते हैं और इसको हम डिसरप्शन के लिए भी यूज़ करते हैं. डिसरप्शन इन द सेंस के इंटरप्शंस इन द कम्युनिकेशन. तो आप जो डिले टॉलरेंस नेटवर्क का जो D है इसको आप डिले के लिए यूज़ करें तब भी ठीक है, या डिसरप्शन इंटरप्शन के लिए यूज़ करें तब भी जो है वो सही है. और ये जो DTN हैं they are actually a type of network which enable communication, जहाँ पे connectivity issues आपके पास sparse हो, intermittent हो, long and variable delay उसमें involved हो, high latency हो, error rate उसमें बहुत ज़्यादा हो और जो data rates हैं वो asymmetric हो. और मोस्ट ऑब्वियस रीज़न के जहाँ पे एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती हो, एंड स्टिल यू वांट टू सेंड द डेटा टूवर्ड द रिसीवर इवन तो कि आपके पास एंड टू एंड कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल बाय यूजिंग द डिले टॉलरेंट नेटवर्क यू वुड बी एबल टू सेंड योर मैसेज टूवर्ड द डेस्टिनेशन. So actually DTN are networks that will enable communication where we face connectivity issues like the discontinued network, partition networks, long and variable delays, high latency, high error rates, asymmetric data rates, and no end-to-end connectivity. So in such scenarios, the type of network that we will be using is called the delay tolerant network. So basically it is a general purpose overlay network. This is another way. अगर आप किसी दूसरे एंगल से DTN को देखेंगे तो इसको आप एक ओवरले नेटवर्क कंसिडर कर सकते हैं. अब ओवरले नेटवर्क किसे कहते हैं? एक्चुअली इट इज़ अ नेटवर्क जो कि आप लेयर करते हैं ऑन टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क. पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर आप कोई और नेटवर्क डाल दें, ठीक है, तो वो आपके पास ओवरले नेटवर्क कहलाएगा. तो DTN भी हमारे पास, इसको आप एक जनरल पर्पस ओवरले नेटवर्क इसको आप कह सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इट विल ऑपरेट ऑन टॉप ऑफ द varying regional different regional networks including the internet itself. तो दो कॉन्सेप्ट्स हैं DTN में, ओवरले नेटवर्क एंड रीजनल नेटवर्क्स. ओवरले नेटवर्क का मैंने बता दिया कि ऐसा नेटवर्क जो कि आप एज अ लेयर यूज़ करते हैं ऑन टॉप ऑफ another नेटवर्क. जबकि जो आपके पास रीजन है इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क जिसमें आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. सो एक रीजन के अंदर एक किस्म के प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, दूसरे रीजन के अंदर दूसरे किस्म के प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया में आप डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट रीजन कंसिडर करें तो एक रीजन में जो है एक लैंग्वेज बोली जाती है, दूसरे रीजन में दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है. सो DTN इज़ एक्चुअली एन ओवरले नेटवर्क जो कि हम बिल्ड करते हैं या जो कि ऑपरेट करता है ऑन टॉप ऑफ डिफरेंट रीजनल नेटवर्क्स. So in summary, DTN is a special type of ad hoc network which can be used in situations where the connectivity is not continuous or even end-to-end connectivity is not available, where the data rates are high, where the error rates are high, where the data rates are asymmetric, and where we are dealing with long and variable delays. And actually it is a general purpose network which operates on top of various regional network including the internet. So this was a brief introduction of the delay tolerant network.
अभी हम जो है इसके आर्किटेक्चर को थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। सो आर्किटेक्चर में इसके आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले एक पॉइंट मेरे जहन में आ गया कि ओवर ओवर द पास्ट ईयर्स जो इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स हैं उनके डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स होते हैं। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जो कि डिले टॉलरेंट नेटवर्क के लिए काम करता है, एक रिसर्च ग्रुप है। उन्होंने ट्रमेंडस वर्क जो है इस एरिया में किया है डिले टॉलरेंस नेटवर्क में, and the proof is that the group has published various RFCs request for comments, documents, as well as different research papers, white papers to describe the delay tolerant network architecture. तो इसके आर्किटेक्चर में जो इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स है उनके रिसर्च ग्रुप का अहम रोल है। The actual architecture of the DTN is based on the abstraction of message switching. Abstraction means the architecture will try to hide the inner working detail, the internal details, the complexities, how it works, how it manages the overall communication. तो उसको आपसे हाइड करेगा। तो इसका जो आर्किटेक्चर है दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ मैसेज स्विचिंग, हाउ द मैसेज आर स्विच्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द फाइनल डेस्टिनेशन। एंड एज वी saw earlier कि it actually operate as an overlay network which is like a layer on top of the regional networks. और हर एक रीजन में जो प्रोटोकॉल स्टेक है वो डिफरेंट हो सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इस आर्किटेक्चर में जो मैकेनिज़्म हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज़्म। स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज़्म इज़ एक्चुअली द हार्ट ऑफ DTN। चूँकि हमारे पास सेंडर और रिसीवर के दरमियान डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन लिंक नहीं होता, सो वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ द मोबिलिटीज़ ऑफ द इंटरमीडिएट नोड्स टू कैरी आवर डाटा, टू कैरी आवर पैकेट्स। तो वो क्या करते हैं, जो इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं वो पैकेट रिसीव करने के बाद उनको उस पैकेट को स्टोर करते हैं, and then based on the opportunistic contact with the destination or with any other node वो उस पैकेट को फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। so this mechanism is called store and forward mechanism। और इसमें हमारे पास गेटवे भी हैं जो कि फंक्शन करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स। एंड अ गेटवे आपको पता होगा कि एक्चुअली इट इज़ अ पॉइंट ऑफ एक्सेस between two regions that operate on different architecture or on different protocols। एक common entity है जो कि दो different words को आपस में मिलाती है। ट्रांसलेटर आप कह लें, दो countries के कोई मिशनरीज हैं एक दूसरे के साथ, वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते क्योंकि वो एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझते। सो दरमियान में हम एक बंदा बिठा देते हैं जो कि दोनों की लैंग्वेज को समझ सकता है। सो दैट इज़ द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ अ गेटवे हियर। एक बेसिक आर्किटेक्चर, एब्स्ट्रैक्ट लेवल आर्किटेक्चर ऑफ अ DTN, यहाँ पे उसको हम ग्राफिकली अभी देखेंगे। इट हैज़ बीन ग्राफिकली डिपेक्टेड हियर। जिस तरह मैंने बताया कि इट विल यूज़ द स्टोर एंड फॉरवर्ड पैराडाइम। कहीं कहीं पे आपको वर्ड मिलेगा स्टोर एंड फॉरवर्ड, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा स्टोर, कैरी एंड फॉरवर्ड, बोथ आर सेम थिंग्स। स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब है कि इफ़ द नोड आर मोबाइल, तो अगर वो मोबाइल कर रहे हैं तो वो कैरी कर रहे हैं, फिर कैरी का वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टिल टू मेक इट मोर क्लियर यू कैन आल्सो यूज़ द वर्ड कैरी, कि सबसे पहले जो मैसेज, जो पैकेट आपको मिला है फ्रॉम अ नोड उसको मेमोरी में स्टोर करो,
और फिर जहाँ पे आप जा रहे हो, जहाँ पे आप मूव कर रहे हैं, पैकेट को अपने साथ लेके जाओ, उसको कैरी करो, और जैसे ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसको फॉरवर्ड करने की, देन स्ट्रेट फॉरवर्डली फॉरवर्ड द पैकेट टू अनदर नोड और टू द फाइनल डेस्टिनेशन। इस आर्किटेक्चर में हम देखेंगे कि वी हैव अ प्रोटोकॉल लेयर जिसको हम कहते हैं बंडल लेयर, और इस बंडल लेयर की जो लोकेशन है दैट इज़ बिलो द एप्लीकेशन लेयर. It actually provides internetworking on heterogeneous networks. We talked about the regions. Regions जो हैं वो different standards को use कर सकते हैं, different technologies को use कर सकते हैं, या different protocols को use कर सकते हैं, even different stakes को use कर सकते हैं. तो उनके दरमियान internetworking किस तरह होगी with the help of this special layer which is called the bundle layer, and it will enable them to operate on different transmission medium. So here is the architecture of a DTN. This is a very simple architecture. इसको आप जो है compare करें TCP/IP protocol suite के साथ. It's like the same thing with a little difference. TCP में we have a physical layer, here we have physical layer. In TCP we have data link layer, here we have the data link layer. We have the network layer, we have the network layer here. TCP में ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ पे भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है. TCP में we have the application layer, here we also have the application layer. What is new is the bundle layer, and you see this is like an overlay, ठीक है, on top of another layer or set of layers. उसके ऊपर जो है हम एक overlay कर रहे हैं. And the location of the layer is below the application layer. So this is the bundle layer, and this is responsible for internetworking of the heterogeneous networks. इस लेयर पे हमारे पास स्टोरेज भी है जिसको हम कहते हैं CT. CT stand for custody transfer capability. यानी जो डिवाइस पैकेट को लेके जा रहा है वो पैकेट कहाँ पे स्टोर है, किस मेमोरी में, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कस्टडी ट्रांसफर, एंड दिस इज लाइक अ persistent storage which is shown here. So the DTN architecture actually proposes a new communication paradigm. जो ट्रेडिशनल पैराडाइम है एंड टू एंड कम्युनिकेशन पाथ, ये उसको ब्रेक करता है. एंड टू एंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, कॉन्टीन्यूअस ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है. इवन हॉप टू हॉप सेशंस, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द अदर, वहाँ पे आगे पहले हमने हॉप टू हॉप के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, मल्टी हॉप के बारे में, सिंगल हॉप. So actually जो DTN architecture है, it proposes a new communication paradigm which breaks the traditional end-to-end communication path. किस चीज़ में? हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन में. हॉप टू हॉप मीन के if you have a packet to send toward the destination और आपके पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? You have to forward the packet by using multi-hop communication. एक नोड से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, and so on until the message reaches the final destination. और इसको बंडल लेयर क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जो मैसेजेस हैं उनको हम बंडल्स कहते हैं, एंड दे आर एसिंक्रोनियस मैसेजेस. उनकी डिलीवरी भी एसिंक्रोनियस है ओवर द physical medium in the delayed or disruptive network environments. So application layer का क्या रोल है ये आपको पता है, इसकी सर्विसेज क्या है आपको पता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का आपको पता है, नेटवर्क का आपको पता है.
You also know about the data link layer, about the physical layer, and so on. What you don't know about is the bundle layer. तो अभी हम क्या करेंगे, हम बंडल लेयर को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज अदर लेयर्स आर क्लियर टू यू. The bundle layer is actually the primarily it is primarily designed to act as an overlay above various different types of networks. As we saw, we are dealing with different regions. उन regions में different standards हो सकते हैं, उनमें different protocols हो सकते हैं, different technologies हो सकती हैं, and so on. अब उन heterogeneous network में communication को make possible करने के लिए बंडल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह के मैकेनिज्म अडॉप्ट करें कि उनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सके. सो इट इज़ बेसिकली एन ओवरले अबव वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क और वेरियस रीजन्स. In the delay tolerance network, the application data units are actually aggregated into one or more a variable length protocol data unit, and they are called bundles, as I just mentioned. Above the bundle layer we have the application layer. Application layer पे आपके पास डेटा होता है, तो एप्लीकेशन के डेटा यूनिट्स को हम एग्रीगेट करते हैं, कंबाइन करते हैं किसी एक प्रोटोकॉल डेटा यूनिट में या एक से ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इनपुट डेटा. और ये जो डेटा यूनिट्स है ये वेरिएबल लेंथ के होते हैं. अब इस बंडल लेयर पे इन डेटा यूनिट्स को हम बंडल्स कहते हैं. जिस तरह आप हर एक लेयर पे डेटा को डिफरेंट नेम्स के ज़रिए वो रिकग्नाइज करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एप्लीकेशन लेयर पे भी कॉल इट डेटा, आगे जाके हम फिर उसको डेटाग्राम कहते हैं, फिर हम उसको जो है वो लिंक लेयर पे फ्रेम कहते हैं, और फिजिकल लेयर पे हम उनको बिट्स कहते हैं. सो बंडल लेयर पे जो आपके पास डेटा यूनिट्स हैं दे आर एक्चुअली कॉल्ड बंडल्स. तो DTN में जो एप्लीकेशन डेटा के एप्लीकेशन लेयर का जो डेटा यूनिट्स हैं उनको हम एग्रीगेट करते हैं, कंबाइन करते हैं इनटू वेरिएबल लेंथ प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स, एंड दीज यूनिट्स आर कॉल्ड बंडल्स. अब ये तो हो गया बंडल लेयर के बारे में. वी आल्सो हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट in the architecture, and they are the intermediate devices, more specifically the routers. अब DTN के आर्किटेक्चर में जो रूटर्स होते हैं they actually handle the bundles, the protocol data units, और इन रूटर्स को हम गेटवे कहते हैं, DTN गेटवे. या चूंकि ये बंडल्स को फॉरवर्ड करते हैं, सो इन रूटर्स को हम बंडल फॉरवर्डर्स भी कहते हैं. सो डिफरेंट नेम्स हैं जो रूटर्स हम DTN में यूज़ करते हैं. आप उनको रूटर्स भी कह सकते हैं, आप उनको गेटवे भी कह सकते हैं, और आप उनको बंडल फॉरवर्डर भी कह सकते हैं. ठीक है जी. ओके, ये जो बंडल प्रोटोकॉल है, अब लेयर की हमने बात कर ली, डेटा यूनिट्स की हमने बात कर ली, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स की, रूटर्स की हमने बात कर ली. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रोटोकॉल्स. इस लेयर के जो प्रोटोकॉल्स होंगे, हर एक लेयर पे जाहिर है हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं फॉर कम्युनिकेशन, फॉर मैसेजेस एक्सचेंजेस, फॉर डिलीवरी. तो इस बंडल लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं दे एक्चुअली ऑफर हॉप टू हॉप ट्रांसफ़र ऑफ
reliable delivery. They are actually responsible for delivering the packet by using hop to hop communication. और इसको हम एक स्पेशल टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द custody transfer or CT in short. Similar like the TCP, हमारे पास रिसीवर साइड से भी एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए, एंड टू एंड एक्नॉलेजमेंट, दैट इज ऑप्शनल. ठीक है. सो इफ यू आर यूजिंग द एंड टू एंड एक्नॉलेजमेंट एज वेल, तो उस एक्नॉलेजमेंट को हम कहते हैं रिटर्न रिसिप्ट और इन शॉर्ट RR. So the bundle protocol is actually the protocol that is running at the bundle layer. और ये जो protocol है, it is an end-to-end protocol, लेकिन ये जो है asynchronous है और ये bundle oriented है because it operates the bundles that it receive from the application layer. अब ये जो बंडल लेयर है, इसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. चूँकि यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टोर, कैरी एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म या पैराडाइम यूज़ कर रहे हैं. तो ये बंडल लेयर क्या करेगा, जो पैकेट्स इसको मिल रहे हैं उसको स्टोर करेगा. कहाँ पे स्टोर करेगा? इस मेमोरी में, पर्सिस्टेंट स्टोरेज में. ठीक है. और इसको फिर फॉरवर्ड करेगा इंटायर बंडल्स को, क्योंकि बंडल में आपके पास एक या एक से ज़्यादा मैसेजेस या एप्लीकेशन डेटा यूनिट्स हो सकते हैं, तो उसको फिर आगे फॉरवर्ड भी करेगा. इसको इसीलिए हम बंडल फॉरवर्डर भी कहते हैं जो रूटर्स होते हैं, बिकॉज दे फॉरवर्ड द बंडल्स. सो इस लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं, दे आर एंड टू एंड, स्ट्रांगली एसिंक्रोनियस, बंडल ओरिएंटेड. दे हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर the bundles and then forward the entire bundles between the nodes. अच्छा, हमने बात की बंडल्स की. ये जो बंडल्स का जो आइडिया है, actually the idea is like this. The idea is to bundle together all the information required for a transaction. For example, entire block of the program, application program data, and also the metadata या जिसको आप control information कहते हैं, उसको भी उस डेटा के साथ कंबाइन किया. जिस तरह नॉर्मली हमारे पास एक डेटा होता है, एक हेडर फील्ड होती है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, तो बंडल में दोनों चीज़ें होती हैं. आपका एक्चुअल डेटा विच इज़ द एप्लीकेशन डेटा, एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा, प्लस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन विच इज़ द मेटा डेटा, द डेटा अबाउट द डेटा. इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं इन अ बंडल, एंड देन उस बंडल को हम स्टोर करते हैं और फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं. अब एक इशू है कि जो राउंड ट्रिप टाइम होता है, आपने पैकेट सेंड किया और उसका एक्नॉलेजमेंट आने तक का जो टाइम है या रिप्लाई आने तक का जो टाइम है, actually this mechanism which is used in the DTN, it actually minimizes the number of round trip exchanges, and it is useful when the round trip time is very large. अब DTN में स्केजुअलिंग डिसीजन को सिंपल बनाने के लिए या रूटिंग की हेल्प करने के लिए बंडल में हमारे पास डेटा के अलावा मेटा डेटा भी होता है. उस मेटा डेटा में एक चीज़ है टाइम स्टैम्प, द टाइम एट विच द मैसेज वाज जनरेटेड और रिसीव एट द बंडल लेयर. एक फील्ड है जिसको हम कहते हैं टाइम टू लिव, विच इज़ लाइक द लाइफ इंडिकेटर. अब जाहिर है कोई पैकेट जब बंडल लेयर पे किसी नोड को मिलता है तो वो उसको फॉर एवर तो स्टोर नहीं कर सकता. देयर मस्ट बी अ टाइम टू लिव पैरामीटर विच विल डिफाइन द लाइफ टाइम ऑफ द पैकेट, जो कि वो उस नोड पे रहेगा. इसके अलावा कौन सी क्लास की सर्विसेज इस बंडल को चाहिए, प्रायोरिटीज से रिलेटेड, क्वालिटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड कोई है या नहीं है. सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस बंडल. Beside from the actual data that we receive from the application layer, we also have some control information जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. So coming back to the bundle protocol,
बंडल प्रोटोकॉल में हमारे पास जो है वो हॉप टू हॉप ट्रांसमिशन होती है। हम इसको कहते हैं जी कस्टडी ट्रांसफ़र। और जब रिसीवर को जो है वो पैकेट मिल जाए और आपको अगर एंड टू एंड एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो उस केस में रिसीवर क्या करेगा, रिटर्न रिसिव पैकेट को, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को वो सेंड करेगा। सो यू कैन सी द एक्चुअल diagram is here. This is very simple to follow. We have a sender, we have a destination, source and destination. Here you see the transmission of the custody transfer packet. So from S to this intermediate node, from the first intermediate to the second intermediate, and then to the final destination. And if the optional end-to-end acknowledgement functionality is enabled, then the RR packet is from the destination toward the intermediate node, then the second intermediate, and then finally the source node. So this is actually the receipt is shown here in B. So this is how the protocol work. ये जो बंडल लेयर है, ये सिर्फ RR और CT पैकेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. एक्चुअली to go more deeper, इसको हम यूज़ कर सकते हैं for security purposes, to implement security services. और इसके अलावा आप इनको यूज़ कर सकते हैं for naming scheme. लेट बाइंडिंग का एक कॉन्सेप्ट है, उसके डिटेल्स में हम नहीं जाते, लेकिन डिस्क्रिप्टिव नेम अगर है, बंडल फॉर एग्जांपल कोई पैकेट है, कोई बंडल है दैट इज़ डेस्टिनेटेड for a destination, और उसका जो नाम है वो डिस्क्रिप्टिव है. सो यू नीड अ मैकेनिज्म टू रिजोल्व इट प्रोग्रेसिवली अंटिल दे आर डिलीवर्ड टू वन और सेवरल रिसिप्ट. तो बाइंडिंग के लिए, लेट बाइंडिंग के लिए भी आप इस बंडल लेयर को यूज़ कर सकते हैं. सिक्योरिटी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और जो प्रोटोकॉल्स हैं दैट आर यूज्ड इन द लेयर्स बिलो द बंडल लेयर, जो आपके पास नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, डेटा लिंक लेयर है या फिजिकल लेयर है, they might be diverse and they are chosen according to the communication requirements of each region. जिस तरह मैंने बताया, हर एक रीजन पे आपके पास डाइवर्स किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हो सकती हैं, डाइवर्स किस्म के आपके पास जो है वो डिवाइसेस भी हो सकती हैं, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस हो सकती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So below the bundle layer you might have diverse or different types of standard available. तो जो गेटवे होते हैं, जो रूटर्स होते हैं, they are actually responsible for forwarding the bundles between any two or more regions, as we will see in the following figure. ठीक है. So the जो आपके पास एंड यूज़र्स हैं, दे डू नॉट नीड टू बी वरीड अबाउट द कि हमारा पैकेट जो है वो कैसे ट्रांसमिट होगा, क्योंकि जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो तो हमारे नेटवर्क की या हमारे रीजन की टेक्नोलॉजी से डिफरेंट हैं. सो यू डोंट नीड टू बी वरीड. जो बंडल लेयर है वो आपके लिए यह सारा कुछ करेगा. सो यू कैन से दैट जो आपके पास गेटवेज हैं, they actually map the data from the lower layer used in each region. यानी जिस रीजन में वो है और उनको जो डेटा मिल रहा है from the layers below it, वो क्या करेगा, उनको मैप करेगा. And this is the beauty, this is the approach that will actually allow the data to traverse multiple regions via multiple region gateways to reach the final region and then the final host within that region. So you can see from the figure we have a source node and we have a destination node, और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये वो रूटर्स हैं, ये वो गेटवेज हैं, जो कि एक गेटवे जो है वो इस नेटवर्क इस रीजन के साथ है और दूसरा जो है वो इसके साथ है. Here you see the protocol stack. चूँकि हमारे पास यहाँ पे कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा, so we don't need the application layer at the gateways, but other layers they are present there. Even the bundle layer is there, which is important because जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी
इस गेटवेज पे वो किस लेयर की होगी, वो बंडल लेयर की होगी. सो protocols below this layer, the bundle layer, they are of different regions and they may provide different semantics. तो जो प्रोटोकॉल स्पेसिफिक कन्वर्जेंस लेयर एडॉप्टर्स हैं वो हमें चाहिए, जो कि आपको necessary functionalities प्रोवाइड कर सके to carry the bundles, the packets on each of the corresponding protocols. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज़ द कॉमन पार्ट यू सी. इस गेटवे में आपके पास जो है वो नेटवर्क बी के रीजन के प्रोटोकॉल्स है और यहाँ पे जो है वो आपके पास नेटवर्क ए रीजन के हैं. So bundle will allow a message, a bundle to be transmitted across different regions. ओके, स्टार्ट में एक चीज़ DTN के फीचर्स में हमने पढ़ी थी कि वहाँ पे आपको कांस्टेंट कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती, विच इज़ रिक्वायर्ड इन ट्रेडिशनल TCP/IP प्रोटोकॉल्स. यहाँ पे हम जो चीज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द स्टोर कैरी एंड फॉरवर्ड पैराडाइम, एंड एक्चुअली इट इज़ यूज्ड टू मूव द बंडल्स विच आर द पैकेट्स एट द बंडल लेयर अक्रॉस अ रीजन. एंड देन किस तरह, बाय यूजिंग द मोबिलिटी ऑफ द नोड. जिस तरह मैंने बताया था कि डिले टॉलरेंस नेटवर्क इज़ एक्चुअली अ स्पेशल काइंड ऑफ मोबाइल एड हॉक नेटवर्क. सो यहाँ पे जो नोड्स हैं वो मोबाइल हैं, तो हम उनकी मोबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि वो हमारे पैकेट को, हमारे बंडल को अक्रॉस रीजन जो है वो मूव कर सके. सो हियर इज़ एन एग्जांपल. व्हाट यू सी हियर is actually we have a source node represented by S, and we have a destination node represented by D, and we have a mobile node represented by M. And we have different time slots here, starting from T0 and moving toward T1, T2, and then T3. So we have a bundle at the source node, and this source node wants to transmit that bundle to this destination. But the problem is that there is no end-to-end connectivity between the source and the destination. So what we have is the opportunity कि कोई मोबाइल नोड आएगा, इसके साथ वो इसके साथ उसका जो है वो कांटेक्ट होगा, उसके कम्युनिकेशन रेंज में वो आएगा, एंड देन दे विल गेट अ चांस टू एक्सचेंज द मैसेज. एंड देन हो सकता है कि आगे जाके वो किसी और के साथ इन कांटेक्ट हो जाए और फिर वो मैसेज एक्सचेंज कर सके. एंड देन हो सकता है कि ये जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट नोड है वो डेस्टिनेशन से मिल के वो उस पैकेट को फॉरवर्ड कर सके. So the figure is self-explanatory. What you actually see in the figure is a source node S, and the source node originates a bundle, a packet. पैकेट उसको मिला फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर. वो क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा इन द persistent स्टोरेज सच एज अ हार्ड डिस्क, और उसको फिजिकली कैरी करेगा इफ इट इज़ मूविंग. कब तक, जब तक उसको अपॉर्चुनिटी उस पैकेट को फॉरवर्ड करने की नहीं मिल जाती, या जब तक उस पैकेट का लाइफ टाइम एक्सपायर नहीं हो जाता, या पैकेट इसके पास रहेगा. अब जैसे ही कॉन्टेक्ट अपॉर्चुनिटी इस नोड को मिल जाती है, विच इन दिस केस इज नोड M. नोड M मूव कर रहा है टूवर्ड दिस डायरेक्शन. जैसे ही कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस सोर्स नोड S को, या इन अदर वर्ड जैसे ही ये दोनों नोड एक दूसरे के कम्युनिकेशन रेंज में आएंगे, ये सोर्स नोड S उस बंडल को फॉरवर्ड करेगा टूवर्ड दिस इंटरमीडिएट नोड. किस तरह फॉरवर्ड करेगा, हॉप बाय हॉप कम्युनिकेशन एंड बाय यूजिंग अ रूटिंग स्कीम, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे. अब ये जो प्रोसेस है इट विल रिपीट. M को बंडल मिला, क्या करेगा, परसिस्टेंट स्टोरेज में विच इज़ अ हार्ड डिस्क,
उसमें उसको स्टोर करेगा एंड देन मूव करेगा ऑन इट्स ओन वे. So the process is repeated and the bundle will be relayed. In this case, it is relayed by the node M. And then eventually it will meet with another node which is M. ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे. Here this node is going toward this direction toward the destination. जैसे ही ये दोनों नोड्स एक दूसरे के रेंज में आ जाते हैं, the bundle is eventually exchanged. The time is now T2. And then finally the packet will eventually reach its destination node. जैसे ही ये मोबाइल नोड डेस्टिनेशन नोड के कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ को मिलती हैं, दोनों एक दूसरे के ट्रांसमिशन रेंज में आते हैं. सो द बंडल इज एक्सचेंज. You see two-way communication. It is like an acknowledgement of the packet. Acknowledgement is optional जो RR packet है, but still you can use it, which is a control information. ओके, कॉन्टैक्ट की हमने यहाँ पे बात की. कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे वी हैव अ कॉन्टैक्ट, वी हैव अ कॉन्टैक्ट हेयर एंड वी हैव अ कॉन्टैक्ट हेयर. सो इट इज़ एक्चुअली time period during which two nodes have the opportunity to communicate, and it depends on the application area. कहीं पे ये contact जो है वो कम होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा. It also depends on the speed, the mobility of the nodes. It also depends on other factors as well. So contact is actually a time period during which two network nodes have the opportunity to communicate. और this is very interesting कि DTN में we have different types of contacts available, और उनको हम different तरीक़ों से categorize भी कर सकते हैं. For example, एक कॉन्टेक्ट है जिसको हम कहते हैं persistent, एक को हम कहते हैं ऑन डिमांड, एक को हम कहते हैं स्केजुअल, एक को हम कहते हैं प्रिडिक्टेड, और एक को हम कहते हैं opportunistic कॉन्टेक्ट. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू नोड्स. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो persistent कॉन्टेक्ट है, what it means. So the persistent contact, इसमें जो आपके पास नोड्स के दरमियान जो लिंक्स हैं, persistent contact में लिंक्स के दरमियान, नोड्स के दरमियान जो लिंक्स हैं, they are always available and there is no action required to instantiate a contact with a node. persistence कहते ही इसको है कि वो हर वक्त अवेलेबल होते हैं, आपको कॉन्टैक्ट इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं होती. यू आर ऑलरेडी इन अ कॉन्टैक्ट विद अ नोड एंड दैट इज़ फॉर एवर. ठीक है, सो दैट इज़ लाइक अ परसिस्टेंट कॉन्टैक्ट. ऑन डिमांड ऑन द अदर हैंड इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट which is similar to persistent contact, but it requires some action in order to initiate, यानी on demand है. ठीक है, persistent की तरह है but on demand. And then we have the scheduled contact. इसमें हम ये assume करते हैं कि जो nodes हैं वो move कर रहे हैं along predictable paths. For example, पेशावर से आप जा रहे हैं इस्लामाबाद और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जा रहे हैं, लेट्स सपोज सेमी डाइवो में जा रहे हैं या फैसल मूवर्स में जा रहे हैं, तो उनके पाथ्स क्या है, प्रिडिक्टेबल हैं, वो आपको पता है कि वो किस रूट से जाते हैं. सो यू कैन यूज़ देयर मोबिलिटी एज अ वे टू कैरी यूर डेटा एज वेल. सो देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट और रिसीव टाइम स्केजुअल्स ऑफ देयर फ्यूचर पोजीशन. बस की टाइमिंग भी आपको पता होती है कि किस टाइम बस जो है वो निकलेगा. सो कम्युनिकेशन सेशंस विल be scheduled. That is, the contact is established at a particular time for a particular duration. इसके अलावा we have the predicted which require
एनालाइजिंग प्रीवियस ऑब्जर्व कॉन्टेक्ट, जिस तरह वेदर प्रिडिक्शन होती है, इसी तरह आप बाय यूजिंग डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो टेक्निक्स क्या हो सकती हैं कि आप जो है प्रीवियस ऑब्जर्व कॉन्टेक्ट्स को देखें कि कब जो है इस नोट के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ था, और फिर उस प्रिडिक्शन के बेस पे आप फ्यूचर के लिए चीज़ें प्रिडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में मेरा कांटेक्ट इसके साथ कब होगा और कब जो है मैं अपना बंडल इस नोट के हवाले करूँगा, एंड सो ऑन। सो दैट इज़ लाइक अ फ्यूचर अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच to transmit the data. And finally the last one is the opportunistic approach, जहाँ पे जो communication opportunities हैं they are unexpected without any prior knowledge। किसी भी टाइम आपको कोई भी नोड आपके बंडल को कैरी करने के लिए आपको मिल सकता है। सो इट इज़ लाइक बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर से निकले और आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास अपनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। सो बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी आप बस स्टॉप पे पहुंचने से पहले हो सकता है आपको रास्ते में कहीं पे कोई फ्रेंड आपका मिल जाए और वो आपको जो है वो सर्विस दे दे ट्रांसपोर्टेशन की, या कोई टैक्सी वाला आ जाए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे दे, सो यू कैन एक्चुअली अवेल इट। So these are different type of contact between the nodes। कभी जो है दो नोड्स के दरमियान लिंक परसिस्टेंटली अवेलेबल होगा, कभी ऑन डिमांड अवेलेबल होगा, कभी स्केजुअल होगा, कभी हम प्रिडिक्ट करेंगे और कभी बेस्ड ऑन प्योर अपॉर्चुनिटीज। बट द पर्पस इज सेम, टू कैरी द डेटा टुवर्ड्स द फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच पॉप अप इन माई माइंड कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपका डेटा डेस्टिनेशन तक पहुँचे। जिस तरह मैंने नासा की मिसाल दी बिल्कुल स्टार्ट में कि कुछ मिशन इस तरह हैं कि जो कि ज़मीन तक पहुँचते ही नहीं हैं। सो सेम इज़ द केस विद द डेटा। हो सकता है आपका कुछ डेटा वो डेस्टिनेशन तक ना पहुँचे, या अगर डेटा आपके पास बहुत बड़ा है तो हम क्या करते हैं, एक बंडल में सारा डेटा जो है वो हम सेंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम डेटा को डिफरेंट पीसेस में डिवाइड करते हैं। अब हो सकता है कुछ पीस तो रिसीवर को मिल जाए लेकिन कुछ पीसेस जो है वो रिसीवर को ना मिले। सो दैट इज़ लाइक द इनकम्प्लीट बंडल ट्रांसमिशन। सो दैट इज़ आल्सो पॉसिबल इन डिले टॉलरेंस नेटवर्क। अब अगर एक बंडल में सारा डेटा आप एकोमोडेट नहीं कर सकते तो उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में आप फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। फ्रेगमेंटेशन के लिए हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स अवेलेबल हैं। एक को हम कहते हैं प्रोएक्टिव और एक को हम कहते हैं रिएक्टिव। प्रोएक्टिव फ्रेगमेंटेशन में क्या है, प्रोएक्टिव फ्रेगमेंटेशन में एक्चुअली जो नोड है it divide the bundle into smaller fragments before transmission attempt, and then it will transmit each fragment independently over the DTN network। यानी प्रोएक्टिव में जो आपके पास बंडल है, पहला काम हम क्या करते हैं, हम उसको स्प्लिट करते हैं इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ट्रांसमिट करने से पहले। फिर हम ईच फ्रेगमेंट को इंडिविजुअली ट्रांसमिट करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट बंडल। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन डिसीजन है, आप इसको बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द लिंक अवेलेबिलिटी अहेड ऑफ टाइम वो भी आप ले सकते हैं, और इट कुड बी अकाउंट फॉर बफर लिमिटेशन ऑन द नेक्स्ट नोड एक्सेट्रा। सो जो आपके पास सेकेंड टेक्निक है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिव फ्रेगमेंटेशन, वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस इज़ एग्जीक्यूटेड आफ्टर अ ट्रांसमिशन अटेम्प्ट हैज़ बीन अकर्ड। यानी प्रोएक्टिव में ट्रांसमिट करने से पहले, रिएक्टिव में ट्रांसमिट करने के बाद। इस केस में जो नोड है इट मे लर्न वाया द लोअर लेयर
convergence protocol that only a portion of the entire bundle was transmitted to the next node. So after reactive में ये इंफॉर्मेशन आपको लो लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. फाइनल पॉइंट इस के दोनों तरह की फ्रेगमेंटेशन की टेक्निक्स में, प्रोएक्टिव में और रिएक्टिव में, जो फ्रेगमेंट्स हैं दे आर एक्चुअली reassemble into the original larger bundle at the destination. इंटरमीडिएट नोड पे हम उसको कंबाइन नहीं करते क्योंकि जो दो नोड्स के दरमियान कांटेक्ट टाइम है वो बहुत कम है. तो उसमें आप हो सकता है कि सारे पैकेट एक नोड आपके लिए कैरी ना कर सके. तो कुछ फ्रेगमेंट्स एक नोड, कुछ फ्रेगमेंट दूसरा नोड, कुछ फ्रेगमेंट तीसरा नोड, एंड देन डेस्टिनेशन पे हम जाके उनको क्या करते हैं, री असेंबल करते हैं इनटू द लार्जर बंडल. और फ्रेगमेंट्स को आप फर्दर भी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं इफ इट इज़ रिक्वायर्ड. सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन to the delay tolerance network and also introduction to the architecture for delay tolerance network. Second half of this lecture में we will be talking about some application areas of the delay tolerance network कि कहाँ कहाँ पे हम इसको use कर सकते हैं. So let us take a short break.